नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान की जो भी प्रमुख बातें हैं उनकी। इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक है उनके बारे में बातचीत की है। अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग या बोल दीजिएगा आरपीएससी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे लोक सेवा आयोग की। तो देखिएगा, लोक सेवा आयोग जो है इसका प्रावधान, लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कौन से देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लोक सेवा आयोग का प्रावधान लिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे जो लोक सेवा आयोग है इसमें 3 प्रकार के आयोग, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जो आयोग हैं आते हैं। और वो कौन कौन से आते हैं? देखिएगा, नंबर एक में है यूपीएससी। क्या है? यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी हमारा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। अब देखिएगा, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका पहले नाम था आपके एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। वर्तमान में इसका नाम क्या है? यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद में नंबर 2 देखिएगा एसपीएससी। एसपीएससी का मतलब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट का मतलब यहां पर है राज्य से, तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसके बाद में नंबर 3 जेपीएससी। जे का मतलब यहां पर है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो आपके लोक सेवा आयोग की हमने बात की, प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और लोक सेवा आयोग में 3 प्रकार के आयोगों का उल्लेख है, एक यूपीएससी, एक एसपीएससी, एक जेपीएससी। अब देखिएगा, आपके अलग अलग राज्यों में लोक सेवा आयोग हैं, तो जिस भी राज्य में लोक सेवा आयोग होगा वो स्टेट है उसका नाम पहले जुड़ जाएगा। जैसे एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की, तो एस के स्थान पे क्या आ गया? अपना आर आ गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो ये लोक सेवा आयोग है इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान के कौन से भाग में किया गया है? प्रश्न आ सकता है कि लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, या आरपीएससी का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, या संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में? तो इसका उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 14 में किया गया। कौन से भाग में उल्लेख है? भाग 14 में। बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद आपके 315 से लेकर 323 तक आपके लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अब देखिएगा, भाग 14 जो है
वो आपके है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। लेकिन हमारे आरपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इनके जो प्रमुख प्रावधान है उनका उल्लेख 315 से लेकर कहाँ तक है, 323 तक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 315 ए। 315 ए में क्या प्रावधान किया गया है? 315 ए में ये प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए, किसके लिए? संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। 315 ए में प्रावधान किया गया। 315 ए में ही यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य के लिए एक आपके एसपीएससी होगा, यानी एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो 315 ए में दो प्रमुख प्रावधान हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 315 बी की। देखिएगा 315 बी में क्या प्रावधान किया हुआ है? दो या दो से अधिक राज्यों का एक क्या हो सकता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी। दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है, ऐसा आपके प्रावधान अनुच्छेद 315 बी में किया गया है। तो देखिएगा आप थोड़ा सा ए बी में कंफ्यूज हो तो इसके लिए भी ए में एक संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग। बी यानी एक से ज्यादा की बात हो रही, ए बी दो हो गए, तो दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, और इसका उल्लेख 315 बी में किया गया। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है ये होगा इस या है, इसका उल्लेख संविधान कौन से अनुच्छेद में? तो 315 ए में किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे जो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की हम बात करें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, तो इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 316 में किया गया है। अब अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? किसकी हम बात कर रहे हैं? राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब राज्यपाल किसके कहने पर नियुक्त इन्हें करता है? तो राज्यपाल जो है इन्हें नियुक्त करता है सीएम के कहने पर। किसके कहने पर? सीएम के कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर यह नियुक्ति की जाती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 316 में किया गया। ये अनुच्छेद से प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख संविधान कौन से अनुच्छेद में? 316 में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग है इसमें अध्यक्ष और जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल। किसकी बात करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? इनके कार्यकाल की बात करना चाह रहे हैं, और कार्यकाल का जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 316(2) में।
किसमें किया गया है? अनुच्छेद 316 2 में किया गया है। तो देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होगा। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर एक सदस्य की नियुक्ति होती है और नियुक्त होते समय उसकी आयु जो है वो आपके 54 वर्ष है। कितनी है? 54 वर्ष है। तो इनमें से आपकी कौन सी टर्म्स के अनुसार उसका कार्यकाल पूरा होगा? तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तो मैंने क्या कहा कि नियुक्त होते समय उसकी आयु कितनी है? 54 वर्ष। अब देखिएगा, वो 62 वर्ष तक इस पद पर रहता है तो कार्यकाल कितना हो गया? आपके 8 वर्ष हो गया। अब यहां पर क्या है लिखा हुआ है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो देखिएगा, यहां पर 6 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता और 62 वर्ष की आयु से ज्यादा नहीं रह सकता। तो आपके वहां पर तो कितना जा रहा है? 8 वर्ष जा रहा है ना, इसलिए वो आपके 6 वर्ष तक ही, यानी 54 से लेकर 60 तक ही वो इस पद पर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लें कि आपके नियुक्त किया गया किसी सदस्य को और नियुक्त करते समय उसकी जो आयु है वो है आपके 58 वर्ष। कितनी है? 58 वर्ष। तो कौन सी टर्म्स के अनुसार उसका कार्यकाल पूरा होगा? तो यहाँ पर आपके 62 वर्ष की टर्म्स के अनुसार उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि 6 वर्ष हम करें तो 58 वर्ष की आयु में नियुक्ति, तो 58 और 6 कितने हो जाते हैं? आपके 64 हो जाते हैं। तो 62 से ऊपर चला गया है, इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से प्रश्न बनाकर दे सकता है। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अब वो ऑप्शन लिखिएगा 6 वर्ष, 5 वर्ष, आपके 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, और एक ऑप्शन ऐसा भी आपके लगा सकता है वो कि 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, या जो भी पहले हो। तो ये ध्यान रखना, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो आपके इन सदस्यों का क्या होगा? कार्यकाल होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा कि हमारे संविधान में एक संशोधन होता है। कौन सा? 41वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन होता है 1976 में। इंदिरा गांधी सरकार के समय संविधान संशोधन किया जाता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा आपके जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं इनके सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, क्या सेवानिवृत्ति की आयु है, ये 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की जाती है? 62 वर्ष की जाती है। इसका मतलब पहले इनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो थी वो कितनी थी? 60 वर्ष थी। वर्तमान में कितनी है? 62 वर्ष है। ठीक है, साथ में 6 वर्ष वाला प्रावधान साथ में रहेगा, ये ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, प्रश्न आ जाए कि आपके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाएगी? 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बढ़ाई गई। अब इस संविधान संशोधन के द्वारा आपके कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन होगा? प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, तो ध्यान रहे अनुच्छेद 316(2) इससे प्रभावित हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनके हटाने के बारे में बात करें तो इनको हटाने का प्रावधान, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का प्रावधान जो है इसका उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 317 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 317 में किया गया है। अब देखिएगा,
इन्हें पद से क्यों हटाया जा सकता है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, दो मुख्य रीजन हैं। एक तो है आपके सिद्ध कदाचार व असमर्थता। सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर आपके इन्हें पद से हटाया जा सकता, यानी इस पद के अनुसार जो व्यवहार निर्धारित किया गया है या जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनका पालन नहीं करता है, या वो कार्य करने में असमर्थ है, जैसे पागल हो गया हो, कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है, शारीरिक रूप से असक्षम है, तो उस स्थिति के अंदर आपके वो पद पर बना रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। अब साहब बात यह है कि इन्हें पद से हटाएगा कौन? भाई पद से हटाया कैसे जा सकता है, ये हमने बात कर ली, तो इन्हें पद से हटाएगा कौन? तो देखिएगा यहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इन्हें पद से हटाएगा राष्ट्रपति। तो सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से राष्ट्रपति हटाता है। अब ये मैं इतना जोर देकर क्यों कह रहा हूं, देखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है? अभी हमने बात की थी, राज्यपाल नियुक्त कर रहा है ना इन्हें, लेकिन राज्यपाल इन्हें हटाता नहीं है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को क्या कर सकता है? निलंबित। क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता। तो निलंबित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन वो हटा नहीं सकेगा। हटाएगा कौन है? राष्ट्रपति हटाएगा। तो ये है हमारे हटाने का प्रावधान। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी सेवा व शर्तों का निर्धारण। सेवा व शर्तों का निर्धारण। सेवा व शर्तों का जो निर्धारण है इसका उल्लेख है, वो है संविधान के अनुच्छेद 318 में। तो सेवा व शर्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो निर्धारण किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि राज्यपाल ही तो इन्हें क्या करता है? नियुक्त करता है, और राज्यपाल ही इनकी सेवा शर्तों का क्या करता है? निर्धारण करता है, लेकिन हटाता राज्यपाल नहीं है। अब देखिएगा सेवा शर्तों के निर्धारण का उल्लेख है वो अनुच्छेद 318 में किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके सेवानिवृत्ति की। सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण पर प्रतिबंध। सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण पर प्रतिबंध, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 319 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 319 में किया गया। तो सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण पर प्रतिबंध। तो देखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकते। इस पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखिएगा बात करते हैं कि हमारे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो आपके सेवानिवृत्त हो गया। अब सेवानिवृत्त होने के बाद क्या वो राज्य लोक सेवा आयोग का
पुनः अध्यक्ष बन सकता है, पुनः राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। तो देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो जाता है, इसके बाद वह राज्य लोक सेवा आयोग का पुनः सदस्य और अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, वह यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है, सदस्य भी बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। इसके बाद में हम बात करें कि हमारे राज्य लोक सेवा आयोग जो है, इसका सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो आपके क्या वो राज्य लोक सेवा आयोग का पुनः सदस्य बन सकता है या नहीं? आप जवाब दें। तो देखिएगा, वो पुनः सदस्य नहीं बन सकता। हाँ, वह राज्य लोक सेवा आयोग का आपके अध्यक्ष बन सकता है। अन्य जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनका भी वो क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा वह हमारी यूपीएससी का क्या बन सकता है, आपके सदस्य बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। तो कई बार यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य या असत्य कथन छांटेगा, उनका आपको कार्यकाल दे देगा, उनको कौन नियुक्त करता है ये दे देगा, कौन हटाता है देगा, वो सेवानिवृत्ति के बाद किस पद पर आपके जा सकते हैं, किस पर नहीं जा सकते, ऐसे ऑप्शन बनाकर आपके सामने वो प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके कार्यों की। तो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 320 में। किसमें उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 320 में उल्लेख किया गया। तो अब देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो आपके राज्य लोक सेवा आयोग की एग्जाम देते होंगे, बहुत सारे हैं जो संघ लोक सेवा आयोग की एग्जाम भी देते होंगे। तो देखिएगा, ये बॉडी जो है, ये संस्था क्या कार्य करती है कि आपके एक तो ये प्रशासनिक कार्य करती है। क्या करती है? प्रशासनिक, यानी किस प्रकार से आपके इसका जो प्रशासन है वो संचालित किया जाए, क्या क्या व्यवस्थाएं इसके अंदर होंगी। इसके अलावा निरीक्षण का कार्य भी करती है, निरीक्षण करती है स्वयं का कि हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सही प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट हम कार्य की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग वो सर्वप्रथम क्या करता है, विज्ञापन निकालता है। कोई भी आपके भर्ती है उसका विज्ञापन निकालता है, उसके बाद में आपके आवेदन प्राप्त करता है, उसके बाद में आपके वो प्रवेश पत्र जारी करता है एग्जाम के लिए, इसके बाद में आपके एग्जाम करवाता है और उसके बाद में आपके रिजल्ट तैयार करता है। तो ये आपके आरपीएससी के कुछ कार्य। इसके अलावा आपके राज्य लोक सेवा आयोग है वो और क्या क्या करता है। तो इसके अलावा देखिएगा, आपके राज्य के लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम करवाई जाती है उसके संदर्भ में बहुत सारे आपके विवाद होते हैं आजकल, आरक्षण को लेकर है, आपके प्रश्नों के आंसर जो हैं उनको लेकर हैं। तो विवादों में हमारे लगभग आजकल भर्तियां चलती हैं, तो मामला न्यायालय में जाता है। तो अब न्यायालयों के अंदर उन कानूनी विवादों का जो निपटारा है वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाता है, या जो भी आपके विवाद का मामला है उसके संदर्भ में जो जवाब दिया जाता है वो इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा ये शोध सुधार हेतु भी कार्य करते हैं। शोध सुधार हेतु कार्य करने का मतलब क्या है कि हमारे जो ये एग्जाम्स होती हैं इनकी विश्वसनीयता किस प्रकार से बनी रहे, इसके संदर्भ में आपके समय समय पर अनेक प्रकार के आपके शोध सुधार हेतु कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे और क्या कार्य किए जाते हैं, तो देखिएगा कि हमने एक बात की निरीक्षण।
तो ये पूरी प्रक्रिया का भी निरीक्षण करती है, यानी संस्था के अंदर का भी निरीक्षण, इसके अलावा जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं उनका भी पूरा निरीक्षण का कार्य जो है वो आपके इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया। तो अपने कार्यों को लेकर ये जो बॉडीज हैं ये बहुत बार विवादों में रहते हैं, इसलिए प्रश्न अनुच्छेद से भी पूछा जा सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 320 में किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 जो है इसके अंदर किसका प्रावधान है? आपके जो राज्य लोक सेवा आयोग है यानी SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपके इसकी शक्तियों में विस्तार या बोल दीजिएगा वृद्धि। राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों में वृद्धि करने का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 321 में किया गया है। इसको के आपके शक्तियों में वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 322। 322 में देखिएगा किसका उल्लेख किया गया है कि SPSC जो है इसका क्या किया जा सकता है? विस्तार किया जा सकता है। SPSC का क्या किया जा सकता है? विस्तार किया जा सकता है। इसका उल्लेख 322 में किया गया है। अब देखिएगा एक काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और वो कौन सा है? अनुच्छेद 323। अब 323 जो है उसमें किस बात का प्रावधान किया गया है कि SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन है SPSC अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करता है। देखिएगा कोई भी आपके संस्था है उसको चलाने के लिए आपके बजट की आवश्यकता होती है, अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं वार्षिक प्रतिवेदन। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन स्वयं ही तैयार करता है। और ये जो वार्षिक प्रतिवेदन है इसको किसको सौंपता है ये आयोग? तो ये वार्षिक प्रतिवेदन है इसको सौंपता है आयोग किसको? राज्यपाल को। किसको सौंपता है? राज्यपाल। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन आपके किसे सौंपा जाता है? तो राज्यपाल को सौंपा जाता है। और राज्यपाल इस वार्षिक प्रतिवेदन को किसके समक्ष आपके रखवाता है? राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 323 काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यहाँ पे एक 320 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे राज्य लोक सेवा आयोग की। देखिएगा अभी तक हमने जो बातें की हैं वो क्या है? जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका संविधान में किस प्रकार से प्रावधान किया हुआ है उसकी हम बातें कर रहे थे। अब स्पेशली हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं उनकी हम बात करें तो देखिएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो देखिएगा हमारा देश जो आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने से पूर्व ही राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा चुकी थी। तो आज़ादी से पहले कहाँ कहाँ पर आपके लोक सेवा आयोग राजस्थान में स्थापित किया जा चुका था उसकी हम बात करें तो देखिएगा सबसे पहले 1939 में जो जोधपुर रियासत है, कौन सी रियासत है? जोधपुर रियासत है, इसमें आपके लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं
1940 में जयपुर जो रियासत है उसके अंदर आपके लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद नंबर 3 देखिएगा, 1946 में आपके बीकानेर जो रियासत है उसके अंदर आपके लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। आज़ादी के बाद में 1949 में जो भी पूर्व में आयोग चल रहे थे इन सभी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में आज़ादी से पूर्व 3 रियासत हैं जिनके अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। अब देखिएगा, राजस्थान में जो वर्तमान आप राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्वरूप देख रहे हैं, ये कब से अस्तित्व में आता है और किस प्रकार से आता है इसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, बात है 16 अगस्त की और वर्ष है 1949 का। 16 अगस्त 1949 को राज्यपाल, एक्चुअली उस समय जो है वो राज प्रमुख का पद था। तो 16 अगस्त 1949 को एक आपके क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। किसके संदर्भ में, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के संदर्भ में। अब देखिएगा, इस अध्यादेश के आधार पर 20 अगस्त, कब, 20 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को कहाँ पे, जयपुर में राज्य या राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो ये दोनों ही तिथि काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखना कि आपके राजस्थान में आरपीसी की स्थापना के संदर्भ में जो अध्यादेश जारी किया गया वो किस तिथि को किया गया, 16 अगस्त 1949 को। राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, 20 अगस्त 1949 को की गई। कहाँ पे की गई, जयपुर में की गई। अब देखिएगा कि ये जयपुर में जो आरपीसी की स्थापना हुई तो इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने थे, अध्यक्ष हैं वो कौन बने थे, तो वो बने थे एस.के. घोष। कौन बने, एस.के. घोष। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है कि आरपीसी के पहले अध्यक्ष जो बने वो कौन बने, एस.के. घोष से बने थे। अब देखिएगा कि जयपुर में आरपीसी की स्थापना हो गई हमारे। वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि आरपीसी का जो मुख्यालय वो जयपुर में नहीं है। तो देखिएगा, सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति जो है इसकी सिफारिश के आधार पर आरपीसी को जयपुर से अजमेर स्थापित किया गया और वो कब किया गया, 1956 में। 1956 में आरपीसी को जयपुर से अजमेर स्थापित कर दिया गया और अजमेर में भी कहाँ पर, घूघरा घाटी अजमेर। कहाँ पे, घूघरा घाटी अजमेर। तो देखिएगा, आरपीसी के आप एग्जाम देते हैं उसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके पैरों में घुंघरू तो बन ही जाते हैं और आप कहाँ पर जाते हैं, घूघरा घाटी अजमेर में अपने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करवाने के लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो ये आरपीसी है इसमें जो सदस्यों की संख्या है उसकी हम बात करें तो देखिएगा, एक तिथि आती है हमारे सामने 20 जुलाई 1950।
20 जुलाई 1950 को हमारे जो आरपीएससी है इसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, आरपीएससी का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया, 20 जुलाई 1950 को। देखिएगा बहुत ज्यादा तिथियां आपके सामने नहीं है। एक तिथि आ रही 16 अगस्त 1949, अध्यादेश जारी किया गया आरपीएससी की स्थापना के संदर्भ में। स्थापना की गई आरपीएससी की 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। और आरपीएससी का पुनर्गठन पूछ रहे तो कब किया गया, 20 जुलाई 1950 को किया गया। अब देखिएगा पुनर्गठन के बाद हमारे आरपीएससी में जो सदस्यों की संख्या है, क्या सदस्यों की संख्या है वो आपकी कितनी, 2 + 1 = 3, यानी 2 सदस्य और एक अध्यक्ष सहित कितने, 3 सदस्य कुल। अब देखिएगा बात करते हैं कि जो पुनर्गठन किया गया, तो इस पुनर्गठन के बाद हमारे आरपीएससी पहले अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, एस.सी. त्रिपाठी। कौन बने, एस.सी. त्रिपाठी बने थे। इस चीज का भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आरपीएससी का पहला अध्यक्ष पूछे तो कौन है, एस.के. घोष। और पुनर्गठन के बाद आरपीएससी का पहला अध्यक्ष जो बना वो कौन बना है, एस.सी. त्रिपाठी बना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आरपीएससी में सदस्यों की संख्या की, या राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या की हम बात करें तो हमारा जो संविधान है उसमें राज्य लोक सेवा आयोग जो हैं उनमें सदस्यों की संख्या का आपके स्पष्ट कोई उल्लेख नहीं किया गया कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। बस इतना लिखा हुआ संविधान में कि राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य जो हैं वो कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त वाले व्यक्ति होने चाहिए। कितने, कम से कम आधे सदस्य 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त वाले व्यक्ति होने चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। सदस्यों की संख्या कितनी होगी ऐसा संविधान में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब देखिएगा समय समय पर जिस प्रकार से आयोग का कार्य बढ़ता रहता है उसी प्रकार से सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी की जाती। तो ये जो संख्या है ये कब की है, 1950 की है आपके, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में आपकी संख्या बढ़ाई गई, और वो संख्या कब बढ़ाई गई थी, 1968 में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। और वो कितनी की गई, 1 सदस्य की वृद्धि की गई। तो 3 + 1 = 4। इसके बाद में जो नेक्स्ट वृद्धि हुई वो कब हुई, 1973 में हुई। और 73 में सदस्यों की संख्या 4 + 1 = 5। कितनी कर दी गई, 5 कर दी गई। इसके बाद में 1981 में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, और सदस्यों की संख्या है वो कितनी कर दी गई, 5 + 1 = 6 कर दी गई। इसके बाद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई 2011 में, और 2011 में जो सदस्यों की संख्या है वह भी कितनी कर दी गई, 7 + 1 = 8 कर दी गई। तो ये भी आप चीज ध्यान में रखिएगा कि आरपीसी जो है उसमें सदस्यों की संख्या में किस प्रकार से वृद्धि की गई है। तो प्रारंभ में आपके 2 + 1 = 3 है। उसके बाद में 1968 में 3 + 1 = 4, फिर 73 में 4 + 1 5, फिर 81 में 5 + 1 6। अब देखिएगा यहाँ पे 2011 में जो वृद्धि हुई है ना वो सदस्यों की संख्या में कितनी हुई है, 2 की हुई है। 1 की न होकर कितने की हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष दीपक उत्प्रेती हैं। कौन है, दीपक उत्प्रेती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आज हैं कल नहीं हो, इसका कोई भी पता नहीं है। इसलिए आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाएं वर्तमान अध्यक्ष हमेशा चेक करके ही जाएं एग्जाम में।
तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दीपक उत्प्रेती हैं। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में आज तक जो सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका है? तो देखिएगा, आरपीसी में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल की हम बात करें तो वो किसका है? डी.एस. तिवारी का है। किसका है? डी.एस. तिवारी जो हैं इनका अध्यक्ष के रूप में क्या है? आज तक सर्वाधिक कार्यकाल है। तो ये हमने बात की हमारे लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कुछ, और मुख्य रूप से राज्य लोक सेवा आयोग, और साथ में हमने हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग की भी चर्चा की है। तो बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा हम आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।